गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है, आज हम पाठ नंबर 8 कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? पाठ नंबर 8 कन्यादान। इसके कवि हैं ऋतुराज। इसके कवि ऋतुराज हैं। कन्यादान, इस कविता के अंदर मुख्य बात जो कवि ने बताई है वो क्या बताई है? इस कविता में कवि ने मुख्य बात यह बताई है कि हमें जो बेटी को, जो माँ बेटी का जब कन्यादान करती है तो उसका जो दुख होता है वह प्रमाणिक था, मीन्स वह एक सच्चा था, उसमें बहुत सच्चाई थी। और कहती है कि जब बेटी का विवाह करती है तो वह वास्तव में कन्यादान ही माना जाता है। यानी कि बेटी का जब विवाह किया जाता है, विवाह के समय उसका विवाह करना ही क्या है? एक वास्तविक कन्यादान करना है। तो कवि ने कहा, कवि ने इसमें स्त्री माँ के माध्यम से स्त्री जाति की जो समाज में दशा है उससे अपनी पुत्री को परिचित कराया है, अपनी बेटी को परिचित कराया है। वह उसके बारे में उसको अलग अलग प्रकार से शिक्षा दे रही है, वह अलग अलग प्रकार से उसको शिक्षा दे रही है। और वो ये सोचती है, वो कहती है कि उसकी बेटी जो है वो बहुत ही सरल स्वभाव की है, वह बहुत नाजुक है, उसे दुनिया की जो आसपास के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं, दुनिया की जो समझ है अच्छे और बुरे की, वो उसे नहीं है। वो केवल इस समाज के छोटे छोटे सुखों को ही जानती है, वास्तविक सुखों और उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को इस प्रकार से सीख दे रही है ताकि उसकी बेटी को कोई आगे दिक्कत ना हो। वो अपनी बेटी को एक आदर्शवादी बहू बनने के साथ साथ उसे समाज के प्रति जागरूक भी कर रही है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी बेटी तो भोली है, उसे इस ससुराल पक्ष और इस पुरुष प्रधान कठोर देश समाज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए अब माँ क्या कहती है कि माँ अपनी बेटी को अलग अलग प्रकार से सीख देती है। इसमें कवि ने यही बताया है। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो माँ जो है अपनी बेटी को ही अपनी अंतिम पूंजी मानती है। क्यों? क्योंकि बेटी ही क्या होती है? हर सुख दुख में माँ का एकमात्र सहारा होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, माँ ने अपनी बेटी को समझाया है और उसे ये कहा है कि तुम एक अच्छी बहू तो बनना, परंतु जो समाज के अंदर वास्तविकता है उसको भी पहचानना। इस कविता में ये शिक्षा माँ ने अपनी बेटी को दी है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पंक्तिबद्ध इसकी पंक्ति में व्याख्या करते हैं और इस पर में आए हुए कठिन शब्दों पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह अंतिम पूंजी हो। कहते हैं प्रमाणिक, यानी कि सच्चा। उसका जो दुख है वो कितना था, कैसा था? प्रमाणिक था। प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता सच्चाई। प्रमाणिक
सच्चाया, सच्चाई, वक्त होता है समय, वक्त होता है समय, और अंतिम होता है अंतिम, आखिरी। ठीक है बेटे। तो कवि ने कहा है कि अपनी बेटी को दान में देते हुए, यानी कि जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी या बेटी के विवाह के समय जो माँ का दुख है वह बहुत ही प्रामाणिक था। अर्थात कहने का भाव यह है कि बेटे के विवाह के समय माँ का दुख कितना था, उसमें कितनी सच्चाई है, वो इस प्रकार है कि मान लो वह अपनी बेटी को अपने से बिल्कुल अलग कर रही है। ठीक है। तो अब देखिए कहते हैं कि जैसे वही अंतिम पूंजी हो, अंतिम मीन्स आखिरी, और माँ का जो दुख है वो इतना प्रामाणिक था, उसमें इतनी सच्चाई थी कि मान लीजिए वह लड़की ही माँ की क्या हो, एक अंतिम पूंजी हो। इसीलिए माँ को क्या हो रहा था, विवाह के वक्त जब अपनी लड़की का विवाह कर रही थी, कन्यादान कर रही थी, तो उसका दुख जो है प्रामाणिक था, उसका दुख जो है सच्चा था। उसे अपनी बेटी को दान में देते हुए बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक माँ की जो बेटी होती है वही उसके सुख दुख का एकमात्र सहारा थी। तो अब अगली देखिए लाइनें। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। सयानी होती है समझदार। सयानी समझदार, समझदार कहते हैं। उसकी माँ कहती है कि वह अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनिया की जो ऊंच नीच है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वह तो बहुत ही भोले स्वभाव की है। तो देखिए लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसे केवल एकमात्र छोटे छोटे सुखों का आभास था बस। वो सयानी नहीं हुई थी, वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वो उसका विवाह किया जा सके। तो देखिए अभी इतनी भोली और सरल थी। कहते हैं उसकी जो बेटी है वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी और वह विवाह के लायक अभी नहीं हुई थी। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेटी है वह बिल्कुल भोले और सरल स्वभाव की है, बिल्कुल शांत है। उसे जो लोगों के मन के अंदर छल और कपट भरा हुआ है उसके बारे में उसको नहीं पता। अगली पंक्ति देखिए, कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहते हैं बाँचना, आभास होता है आभास मैंने पता लगना, और अगला वर्ड आया था बाँचना। बाँचना होता है पढ़ना। तो क्या कहते हैं इसमें कवि ने कहा कि जो उसकी माँ क्या कहती है कि उसकी बेटी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, उसे सुखों का तो आभास होता था परंतु दुखों को बाँचना नहीं आता था। मीन्स उसको जो है जो छोटे छोटे जो विवाह नामक एक सपना होता है, विवाह का जो सपना होता है, उसकी जो छोटी सी खुशी होती है विवाह की, उसे वो तो पता थी, उस खुशी का तो पता था। उसके जो जीवन के अंदर क्या थे, छोटे छोटे पल जो खुशियों के थे, उसे छोटी छोटी खुशियों के बारे में तो पता चल जाता था। उसका जो जीवन था वो अभी तक केवल सुखों से और खुशियों से ही परिपूर्ण था, परंतु उसे
जो लोगों के मन के अंदर छल और कपट है, मीन्स जो आसपास के वातावरण के अंदर उसका जो दुख मंडरा रहे थे उसको पढ़ना उसे नहीं आता था, कि केवल वो एक विवाह जैसे सुख को लेकर तो खुश थी कि उसका विवाह होगा, परंतु उसे ये नहीं पता कि ससुराल पक्ष में समाज के अंदर उसको किस प्रकार रहना है और किस प्रकार उनको संभालना है। तो फिर कहते हैं, वह पाटिका थी धुंधले प्रकाश की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि ने क्या कहा? पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। उसके जीवन में अभी जो सुखों के जो पल थे वो केवल एक धुंधले प्रकाश की भांति थे, कि जिस प्रकार एक धुंधला प्रकाश होता है ठीक उसी प्रकार उसके जो सुख थे वो एक धुंधले प्रकाश की भांति है। वह पाठिका थी लयबद्ध पंक्तियों की। वह कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की क्या थी? पाठिका। कहते हैं कि उसे केवल अपने जो जीवन के लयबद्ध तुक होते हैं और पंक्तियाँ होती हैं उनका केवल थोड़ा ही अर्थ पता था। जो उसके आसपास का जो वातावरण है उसको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा ही ज्ञान था। वह अभी उसके संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं थी। कहे अगर सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो कवि कहते हैं कि जो लड़की है वह उसके जो जीवन के अंदर जो सुख है वो एक धुंधले प्रकाश की भांति है और उसे जो आसपास के वातावरण के जो लोगों के मन की प्रतिक्रियाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनके बारे में उसे अभी कोई ज्ञान नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस फर्स्ट स्टैंजा की हमारे पास व्याख्या जो मैंने आपको अभी बताई है। तो बेटे इसका भाव और काव्य सौंदर्य अगर हम बात करें तो भाव और काव्य सौंदर्य में हम चलते हैं। काव्य सौंदर्य, इसका जो काव्य सौंदर्य है वो क्या है? काव्य सौंदर्य को मैंने आपको बताया था कि दूसरे नाम से भी जानते हैं, शिल्प सौंदर्य या सराहना सौंदर्य। काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य दोनों में सराहना सौंदर्य की अगर हम बात करें कि उसकी हम सराहना कर रहे हैं, उसके बाह्य रूप को देखकर कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन सी भाषा युक्त हुई है, कौन से अलंकार यूज हुए हैं, वो क्या है इसके अंदर। हाँ जी, फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले वही बात, भाषा सहज व सरल है। दूसरा, खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। तीसरा, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। फोर्थ है, शांत रस है। फिफ्थ है, माँ के दुख को प्रमाणिक बताते हुए उसकी पीड़ा को दर्शाया है। उसकी पीड़ा को दर्शाया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट है
देते वक्त में अनुप्रास व अंतिम पूंजी में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसका काव्य सौंदर्य। अब इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो निकल कर आते हैं वो क्या हैं वो भी आपके सामने बताते हैं। तो बेटे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो निकल कर आते हैं वो क्या आते हैं, देखिए। फर्स्ट प्रश्न, बेटी को दान में देते समय माँ का दुख कैसा था। तो बेटी को दान में देते वक्त माँ का दुख कैसा था, बताया था आपको, प्रमाणिक मीन्स सच्चा था, प्रमाणिक। उत्तर सॉरी, सेकंड, माँ ने बेटी को क्या माना है, उत्तर लिखिए। अंतिम पूंजी, थर्ड है माँ के अनुसार बेटी अभी कैसे स्वभाव की है, तो लिखिए भोले व सरल स्वभाव की। वह कैसे प्रकाश की पाठिका है, पाठिका है, उत्तर लिखिए धुंधले धुंधले प्रकाश की। ठीक है बेटे, इसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे जो सामने निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटी को दान में देते वक्त माँ का दुख कैसा था, प्रमाणिक। माँ बेटी को माँ ने बेटी को क्या माना है, अंतिम पूंजी। माँ के अनुसार बेटी अपने कैसे स्वभाव माँ के अनुसार बेटी कैसे स्वभाव की है, माँ के अनुसार बेटी कैसे स्वभाव की है, भोले व सरल स्वभाव की है। फिर है वह कैसे प्रकाश की पाठिका है, यानी कि जो कैसी है, धुंधले प्रकाश की। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और इसकी व्याख्या, वर्ड मीनिंग्स और इसका काव्य सौंदर्य। तो बेटे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको साथ के साथ अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स के रूप में बना कर रखें, साथ साथ इसको लर्न करते रहें
जैसे हमारे पहले ऑनलाइन टेस्ट हुए थे वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट अब हमारे उतने ही सिलेबस में से होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।